हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 की बात करेंगे। जो पेपर हुआ था आपका पीआरटी वाला, जो प्राइमरी सेक्शन का पेपर था, उसका एनालिसिस करेंगे। और ये पहला पार्ट रहेगा इसका। ये आपका साइंस का 16 क्वेश्चन जो आए थे, उसमें आपके पीआरटी में 16 क्वेश्चन आते हैं, सभी साइंस के हों या जियोग्राफी के या हिस्ट्री के हों। ठीक है, तो उसमें से आज हम करेंगे आपके साइंस वाला है और किस टॉपिक से है। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और ये आपके जो टीआरई 3.0 होने वाला है आपका 27 डेट निकली है उसकी, तो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी ये क्लास। ठीक है, 27 डेट को निकली। अब जो भी आपके 10-20 दिन बचे हुए हैं, आपको जितना हो सके आपको शॉर्टकट देखनी है। ठीक है, एनालिसिस करना है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, मैंने बताया इसमें क्लास 6 से तो क्वेश्चन नहीं आया था, 7 से एक क्वेश्चन आया, 8 से आपके 4 क्वेश्चन इसमें से मिले हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, 9 से एक क्वेश्चन सिर्फ, और 10 से सबसे ज़्यादा कितने मिले, 10 क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप कहेंगे ये प्राइमरी का है 1 to 5, तो इसमें एनसीईआरटी में क्लास 10 की एनसीईआरटी के क्या काम है। तो ऐसा नहीं कि आपको बताया था मैंने कि 6 to 10 तक ही आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो क्लास 10th में आपके 10th क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन आए हैं, लगातार 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 6 to 10 तक तो पढ़नी पड़ेगी। और इससे पहले मैंने 3.0 का जो पीआरटी था उसका भी एनालिसिस किया था, तो उसमें भी आपके जो 10th का था उसमें 10th के कम थे, और आपके 7th और 8th के 7th के 6 क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, और 8th के आपके 5 क्वेश्चन थे लगभग, 9th के 1-2 क्वेश्चन थे उसमें, 10th के पूछे नहीं गए थे। ठीक है, 1-2 शायद पूछे गए थे बस। इसमें वेटेज जो था वो 2.0 में 10th का 10 नंबर का था, और उसमें आपके जो थे वो 7th और 8th के ज़्यादा थे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको इसमें तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 16 क्वेश्चन में आप 14 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो जनरल साइंस के होते हैं, वैसे होते नहीं, वो भी आपके सिलेबस से ही होते हैं। क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है वो जनरल साइंस हो जाता है, या फिर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो वो आपके एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर आता है उससे मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे। वही बताएंगे आपका किस बुक से आया, किस चैप्टर से, और कहाँ से पूछा गया, किस टॉपिक से। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। और ये 107 से स्टार्ट है, 107 से, और आपके सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन ढूंढने में। तो अगर आपके पास पुराना पेपर हो तो उससे देख लीजिएगा, बाकी आपको पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे जो ऑफिशियल पेपर हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें था धातु के निष्कर्षण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्लास 8th का है ये, कोयला एवं पेट्रोल वाला चैप्टर है, तो वहाँ से ये आपका कोक से निकाला जाता है धातु का निष्कर्षण। वैसे मैंने काफ़ी ढूंढा तो ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिला है, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है। कोक जो होता है ना, ये एक कठोर समृद्ध और काला पदार्थ है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, और कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका कोक का यूज़ होता है। ठीक है, और ये कोक जो होता है COKE लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला कोक। और इसमें जो आपके दूसरे ऑप्शन हैं, तो ये पेट्रोलियम कोलतार, ये आपके पेट्रोलियम के वो हैं अपघटक वगैरह जो भी निकालने हो वो निकालिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको मिल गया इसमें, और ये आपकी एनसीईआरटी से है क्लास 8th का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ये क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो ये आपका बोनस क्वेश्चन है, ये आपको सभी को पता हो। विबग्योर लिखते हैं, विबग्योर ये होता है। तो ये 7 रंगों में विभाजित होता है, आपका जो वाइट रेज होती है वो 7 रंगों में विभाजित होती है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो अपवर्तित होती है तो वी वाली होती है, वायलेट। ठीक है, तो अगर आप जैसे प्रिज्म रखेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन अलग से करा देंगे, प्रिज्म रखेंगे यहाँ से वाइट लाइट जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तित होगा नीचे वाला वो आपकी बैगनी रंग होगी। ठीक है, तो इसका देखिए मानव नेत्र का है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर आप मानव नेत्र है, और क्लास 10th की एनसीईआरटी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे अधिक जो विचलित होता है, या सबसे अधिक जो अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इसमें मिल गया। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा दिया गया, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसे ही नहीं पढ़ना है, बाकी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको भी पढ़ना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और 3.0 का ही कराया, 2.0 को नहीं कराया। ठीक है, फिर भी मैंने निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, बराबर होता है ρL/A। ठीक है, तो इसमें जो होता है उसकी लंबाई के आपके समानुपाती होता है। ठीक है,
या समानुपाती बोल दिए या अनुक्रमानुपाती बोल दीजिए, बात एक ही होती है, ठीक है। और जो नीचे होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें समानुपाती पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी लंबाई के। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी क्लास 10 का विद्युत वाला चैप्टर है। तो अपने पढ़िएगा तो उसमें दिखेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास 10 का है। तो ये लिखा हुआ है चालक की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा आर प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। ये होता है आपका अनुक्रमानुपाती बोलिए या फिर समानुपाती, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पहला सेकेंड वाला बी, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जब लास्ट में देखेंगे एंड कार्ड में लास्ट में यहाँ पे वीडियोस दिखेंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगी। तो पूरा एनालिसिस कराया मैंने, TRE 3.0 का भी कराया, ठीक है। TRE 3.0 का मैथ्स साइंस जो आपका जूनियर में आता है और प्राइमरी का, तो सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस कराएंगे, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए। तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण है, क्वेश्चन पता चलेगा कैसे आए थे क्वेश्चन, ठीक है। TRE 3.0 का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो क्लास 8 का ये आपका चैप्टर है दहन एवं ज्वाला, ठीक है। क्लास 8 की एनसीईआरटी है। तो इसमें देखिए फास्फोरस है आपका, और वैसे पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपके तीली में लगा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और लगी होती है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ये देखिए क्लास 8 का है आपका चैप्टर दहन एवं ज्वाला। तो देखिए माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। एंटीमनी, ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस, ये इन चीज़ों का मिश्रण जब किया जाता है तो आपके जो उसकी माचिस की आगे की तीली होती है उसमें ये सब लगाया जाता है, ठीक है। और लेकिन तीली के सिरे पर लगाया जाता है, ठीक है। बता दिए इसमें तीनों चीज़ें। और जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण से क्या होता है, श्वेत प्रकाश प्रज्वलित होता है और आपका माचिस जल जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ जो एंटीमनी और ट्राई सल्फाइड है, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है किस पे, तो माचिस के सिरे पे लगा रहता है जो आपकी तीली होती है, ठीक है। बाकी यहाँ लिखा हुआ रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। तो चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस जो आपकी माचिस होती है उसमें जो खाने बने होते हैं उसमें ये लगा होता है। तो लाल फास्फोरस और आपका चूर्णित कांच लगा होता है जो कम खतरनाक होता है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें यही पूछा गया कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य घटक क्या है, रासायनिक घटक, तो आपका फास्फोरस होगा, ठीक है। और ये आपका पोटेशियम क्लोराइड आपका माचिस की आगे की तीली पे लगा होता है, और फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके क्लास 8 का है, ठीक है, देख लीजिएगा। और ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एनालिसिस ऐसा फुल एनालिसिस किया है, और इसका अगर आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे आपका जियोग्राफी का होगा, ठीक है, हिस्ट्री का होगा, और आपका जो मैथ्स एंड साइंस का होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग का होगा, वो सारा इसमें करा देंगे। PRT में 60 नंबर का आता है क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो देखिए एल्कोहल पेय के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो क्लास 10 का है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। मतलब अल्कोहल जो है पीने योग्य है। तो इसमें देखिए मेथनॉल जो है ना वो सबसे खतरनाक होती है। अगर इसे आपको शराब के बहाने से पिला दिया तो इसमें आप वो मौत हो सकती है इसकी। कई जगह आपने देखा होगा कि शराब पीने से कई लोग मरे, तो वो इसी वजह से होता है। मेथनॉल जब होती है ना तो वो आपकी जहर का काम करती है। यहाँ देखिए क्लास 10 का आइए कार्बन एवं यौगिक, तो एथेनॉल के गुणधर्म वाला एक आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, टॉपिक है। तो यहाँ लिखा हुआ एथेनॉल को अल्कोहल पेय कहा जाता है, ठीक है, एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है, और ये सभी अल्कोहलों में पेय पदार्थ का महत्वपूर्ण अवयव है। तो महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा विलायक भी है, और तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। तो इसका क्या किया जाता है, इसका कंसंट्रेशन किया जाता है, और इसी को आप जो नशा होता है नशा के उसमें लेते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये एथेनॉल होता है ना कि मेथेनॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एथेनॉल। तो ये आपका पीने के प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका देखिए ये क्वेश्चन है किसी ईंधन की जो दक्षता होती है किस पर के संदर्भ में व्यक्त की जाती है।
तो उसके कैलोरी मान के उसमें संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ये क्लास 8 का ज्वाला एवं दहन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं इसमें, ये देखिएगा, ये हेडिंग दी गई है इसकी, मतलब टॉपिक है ये ईंधन की दक्षता। तो ईंधन की दक्षता में साफ लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। तो इसने बोला ऊष्मीमान जो होता है ना, वो ईंधन की दक्षता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये होता है उसके कैलोरी मान, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ किलोग्राम जूल, और ये आपका प्रति किलोग्राम इसका वो होता है, मात्रक होता है, ठीक है। तो ये देखिए कैलोरीज इसके दिखा रहे हैं, ये देखिए ऊष्मीमान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये देखिए गोबर के उपले होते हैं उसका ऊष्मीमान कितना होता है, लकड़ी का कितना होता है, ये पूरी चार्ट बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और ये आपका क्लास 8 का है, पूरा क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जस्ते की बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि? तो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, काफ़ी पूछा जाता है, ये TRE 1.0 में भी पूछा गया था। अब क्लास 10th का ये धातु वाला चैप्टर है, धातु एवं अधातु वाला। तो वहाँ पे लिखा हुआ है ये टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय क्या कहते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कहाँ पे, ये हूबहू जैसा क्वेश्चन दिया है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे आपका एक्सरसाइज में पूछा गया। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे प्रतिक्रियाशील लिखा हुआ, वहाँ पे अभिक्रियाशील लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ये सीधा आपका क्लास 10th की NCERT से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ये निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, इसमें नहीं है पूछा गया। तो देखिएगा आपका ये क्लास 10th की NCERT है, प्राकृतिक संसाधनों एवं का प्रबंधन करना है। तो ये आपका चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। तो आपको ये भी बता रहे हैं कि किस चैप्टर से आया है और किस टॉपिक से आया है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ छोटा सा है, बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय में किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हिंट दिया है यहाँ पे, प्राचीन समय में, एंशियंट में किया गया, और ये अभी पारंपरिक यानी कि जो अभी मॉडर्न टाइप की जो सिंचाई है उसमें कौन सी पद्धति नहीं है, ठीक है। तो ये आपके देखिए प्राचीन समय में बांध, जलाशय और नहरों से किया जाता है। अब क्या हो गया, अब चैन होगी, ड्रिप हो गई, और ये नलकूप वगैरह हो गए। तो ये आपके पारंपरिक हो गए, मॉडर्न टाइप के हो गए। तो ये आपका सीधा क्वेश्चन है क्लास 10 से, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये EVS में भी आते हैं और आपका साइंस से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश में कुलय एक होती है, उसका स्थानीय जो सिंचाई होती है नहर की, उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव का श्रवण जो परास होता है क्या होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए 116 का है। तो इसमें देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर, ये आपका चैप्टर जो है ध्वनि वाला चैप्टर है, तो क्लास 9 से। और इसमें आपका देखिएगा यहाँ पे ध्वनि श्रव्यता का परिसर। तो ये वैसे आपका NCERT से मिल गया, लेकिन ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है कि ध्वनि का जो श्रव्य तरंगें होती जो आपके सुनने योग्य है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर आपको यहाँ पे लिखा होगा 20 से 20 के लिखा भी होगा, ठीक है, के हर्ट्ज, तो ये ध्यान रखिएगा, के में होता है 1000, ठीक है। तो 3 जीरो लगेंगे इसमें। बाकी ये आपके क्या है, सुनने योग्य जो है 20 हर्ट्ज से नीचे हम लोग नहीं सुन सकते, और 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकते, ठीक है। तो 20 के हर्ट्ज जो होता है वो परास ध्वनिक होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक होता है, उसमें आपके चमगादड़ वगैरह ये आपकी जो तरंगे होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और 20 से हर्ट्ज से नीचे जो होते हैं वो जैसे डॉल्फिन हो गई आपकी, ठीक है, इसके काफ़ी एग्जाम्पल है, तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना देखेंगे। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग से करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का मानव कान का श्रवण परास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेंसिल लेड में आपका ग्रेफाइट का होता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था क्लास 10th का, ये कार्बन एवं उसके यौगिक से है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें समझाया गया है। ये देखिए पूरा लिखा हुआ कार्बन के अपर रूप। तो आपको पता है कार्बन का अपर रूप क्या है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है, 3 आपके होते हैं। देखिए ग्रेफाइट, हीरा और ये आपका बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपकी बात क्या पता आपका आ जाए कि ये कैसी संरचना होती है, किस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल का यूज़ हुआ है, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो ये आपके पढ़ के जाइएगा, पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है, उससे जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक है पढ़ेंगे। तो पता नहीं आपको TRE 3 में ये क्वेश्चन किस रूप में मिल जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो पेंसिल की लेड होती है उसमें जो पदार्थ उपयोग होता है वो ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ऊष्मा का विद्युत का चालक होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये देखिए, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। तो आहार नली में जो होता है जैसे आपका खाना जिससे पचता है, किस वजह से पचता है, तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दिखाते हैं। ये आपका एक चैप्टर है क्लास 10th का है, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम में आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। ये क्रमानुकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। तो क्रमानुकुंचन होता है, तो इससे बोलते हैं आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दिए गए बी, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट की वजह से ही आपका खाना जो होता है वो आपका डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें आपका आहार नल में जो एक क्वेश्चन आया था जो आपके खाने को जो पचाने में जो मदद करता है वो क्या होता है, तो विलाई होती है। विलाई ऐसी ऐसी रचनाएं होती हैं, संरचनाएं। ठीक है, ये किनारे किनारे लगी होती हैं आपके दीवारों में। तो ये विलाई वाला क्वेश्चन आया था क्लास इसमें NCERT से आया था, ये आपका TRE फर्स्ट में आया था। तो उसमें विलाई जैसी रचनाएं होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, धागे नुमा रचनाएं होती हैं, वो आपका खाने में पचाने में भी मदद करती हैं। और क्रमानुकुंचन ये एक तरीके की आपका कह लीजिए पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। तो ये भी आपका पचित भोजन में गति कराता है, ये जो आपका भोजन होता है उसको गति कराने में मदद करता है। ठीक है, तो क्लास 10th का ये आपका जैव प्रक्रम का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें ऐसे आपका डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये वाला हो गया। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो देखिएगा मस्तिष्क का जो है क्लास 10th का ये, ठीक है, चैप्टर है। और इसमें क्या होता है, पोन्स मेडुला और सेरेबेलम। तो ये आपके पोन्स मेडुला सेरेबेलम क्या होते हैं, अनिश्चित क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक, जो आपकी अनैच्छिक क्रिया होती हैं तो ये आपको मदद करते हैं। बाकी जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं जैसे आपका हाथ उठाना और बोलना, ये सभी क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो आपके बिना जो होती हैं, जैसे आपका हृदय की धड़कन है, ठीक है, छींकाना, ये सारे आपके क्या अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं ये सेरेबेलम वाला पार्ट होता है, मेडुला और पोन्स का ये है, तो ये करते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण एवं समन्वय में ये चैप्टर है। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनैच्छिक क्रियाओं में से कोई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। तो जब आपका मध्य मस्तिष्क होता है और एक पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क से आपकी कितना होती है, तो आपकी जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं अग्र मस्तिष्क से होती हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रम होता है, ये आपका उसमें सेरेबेलम जो होता है सेरेब्रम होता है। फर्स्ट वाले में जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें सेरेब्रम होता है, और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसमें सेरेब्लम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। और आपका ये दूसरा और जो तीसरा वाला पार्ट है ये आपके अनैच्छिक क्रियाओं को आपका करता है। ठीक है, जो भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे हृदय की धड़कन वगैरह, ठीक है, छींकाना और ये सब होती हैं, तो ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना, वमन, वमन मीन्स होता उल्टी। ठीक है, तो ये भी आपकी अनैच्छिक क्रिया है। और ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, वैसे होते सारे आपके पश्चिम मस्तिष्क में, लेकिन ये मेडुला क्या करता है, ये इन चीज़ों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसमें आप जो आपका ब्रेन वाला है, ब्रेन वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है कि ब्रेन को कितने टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उससे पूछते हैं क्वेश्चन। स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन एक आया था TRE 3 में आया था, तो स्पाइनल कॉर्ड से आया था क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ऊतक वाले दिए, ये आपका TRE 3 में आया था, ऊतक वाला चैप्टर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन और कैसे आते हैं। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कराएंगे। नेक्स्ट है, पढ़िए वही जो आपके काम का है, क्योंकि आपके पास जो भी 20 दिन बचे हुए जो क्वेश्चन है, 20 दिन जो बचे हुए हैं, तो उसमें क्या करें, ऐसा स्मार्ट वर्क करना है कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा मिले। ठीक है, पूरी आप NCERT तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ जो चैप्टर्स हैं वो आपको बता दे रहे हैं, चैप्टर बता रहे हैं, और आपकी NCERT कौन सी है। ठीक है, इसमें क्लास 6 के बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, 6 के आते ही नहीं है। ठीक है, आएंगे भी तो जनरल साइंस में आएंगे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है GS में। ठीक है, GS वाला भी मैंने कराया है जूनियर का, उसमें 8 क्वेश्चन थे, वो भी मैंने बताया कि आपके किस चैप्टर से आए हैं, और सारे क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक है, इंक्लूडेड है, तो देखिएगा। अब देखिए 122 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। तो कम घर्षण कौन उत्पन्न करेगा, तो देखिएगा ये रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सबसे कम घर्षण करता है। इनके जो फिसलन होता है और स्थैतिक होता है। स्थैतिक मीन्स होता है जो आपको खींचा जाता है जो भी बैठे बैठे, तो ये स्थैतिक होता है, और ये फिसलन वाला होता है। इन सभी से जो सबसे कम जो फिसलन करेगा वो रोलिंग वाला करेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें दिखाते हैं आपको। ये घर्षण चैप्टर है आपका क्लास 8 का। ठीक है, तो 8 से एक ही क्वेश्चन आया था, नहीं 8 से आपके 4 क्वेश्चन आए, 9 से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 8 से देखिएगा आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो लास्ट में दिया होता है कि आपने क्या सीखा।
तो ये सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक से कम होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे इसमें तो रोलिंग दिया नहीं है, तो जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक से कम होता है। ये सर्पी, ये होता है सर्पी, ठीक है, फिसलन वाला, तो ये स्थैतिक से कम होता है, यानी इससे ये कम होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहीं पे दिया गया है क्वेश्चन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखा लोटनी घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। अब इसने बोला सर्पी जो होता है वो आपके स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जब ये स्थैतिक से कम हो गया, ये स्थैतिक से कम हो गया, और जो आपका रोलिंग है वो रोलिंग फिसलन से कम हो गया, तो सबसे कम कौन हुआ जाता है, तो रोलिंग घर्षण हुआ जाके, ठीक है। और आपको पता है भी रोलिंग करने से आप जल्दी वस्तु को इधर से उधर ले जा सकते हैं। फिसलन में आपको टाइम लगता है, या तो रोलिंग में सबसे कम टाइम लगेगा आपको खींचने में, ठीक है, और आराम रहेगा, इसमें वजन भी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। और स्टैटिक में भी ये कम होता है, ज़्यादा होता है इसमें, बाकी जो रोलिंग वाला होता है सबसे बेस्ट होता है ये, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए लगभग 14-15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे मिले नहीं, ऐसा नहीं मिले नहीं, आप कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी अगर आपके पास हो, और या फिर एग्जाम्पलर हो, वहाँ पे मिल जाएंगे। ये ढूंढने की मैंने कोशिश भी नहीं की। मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो ये आपका गुर्दे वाले चैप्टर, ये आपका जैव प्रक्रम में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा हिंट पूरा दिया नहीं था मैंने, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। तो देखिए मानव जो गुर्दा होता है उसमें आपका जो किडनी होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। किडनी जो होता है, किडनी में क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जैसी एक संरचना होती है, ठीक है। तो ये उसकी इकाई होती है, जैसे आपका ब्रेन में होता है न्यूरॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन आपकी किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। वहाँ पे पूछा गया इसमें कि जो लिंग गुणसूत्र है उसकी संख्या कितनी होती है, तो ये एक जोड़ी होती है, ठीक है। जैसे आपका महिलाओं में होता है XX, और एक जो आपको पुरुष में होता है XY, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे ल्यूशन में मिल जाएगा, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं था, जो आपको आप दिखा देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक, और एक दो क्वेश्चन और है वो भी दिखाते हैं। ये निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होगी, तो हाईएस्ट जो एनर्जी है वो किस में होगी, तो ये भी आपका क्वेश्चन देखिए, वैसे तो प्रकाश वाला चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की ढूंढने के लिए, आप उसमें देखिएगा तो लिखा हुआ, अगर स्पेक्ट्रम बना होगा ना तो उसमें दिया होगा टेबल में, और वैसे उसमें नहीं था, मैंने ढूंढा था। ये जो एनसीईआरटी की जो आपकी एग्जाम्पलर आती है, ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा आपका, ठीक है, एग्जाम्पलर में। जैसे अभी एक क्वेश्चन इसी में आया था, इसी से जुड़ा हुआ है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन विचलित होता है, प्रकाश। तो आपको बताया था मैंने, जो बैगनी रंग होता है सबसे ज़्यादा होता है। अभी सबसे दूसरा क्वेश्चन था उसमें, तो बैगनी रंग जो होता है, जब यहाँ से प्रकाश जो वाइट रेज जाती है तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है, तो ये आपका बैगनी रंग होता है, ये विबग्योर और लिखा जाता है ऐसे उल्टा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया उच्चतम ऊर्जा होगी, तो ये आपके क्वेश्चन इसी से प्रकाश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रकाश बोलिए, इसमें चैप्टर तो मानव नेत्र था क्लास 10th में, ठीक है, और क्लास 10th में आपका मानव नेत्र, इसमें भी आपका प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट है ये, ठीक है। तो ये है प्रकाश की किरण जो होती है दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतित करती है, दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतित, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा गया। तो देखिएगा, आपने अपवर्तन के नियम सुने पढ़े होंगे, तो क्या होता है कि ऐसे एक लाइन आती है, इंसिडेंट लाइन होती है, मतलब अपवर्तित आपतित किरण होती है एक, ठीक है। ये क्या करती है, ये परावर्तित हो जाती है, अपवर्तन के नियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपतित किरण जब यहाँ पे आपतित होती है, जो इंसिडेंट होती है, तो ये जब आती है यहाँ पे, तो ये क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और जब परावर्तित होती है तो ये बीच में एक अभिलंब तरीके का होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल, जो एंगल होता है नॉर्मल, और ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पे, और एक ये होता है आपका ये वाला होता है आपका इंसिडेंट, ये इंसिडेंट होता है I, और ये होता है R, ठीक है। तो इनके बीच का ये होता है एंगल दिया होता है, जैसे ये 30 दिया गया है, तो ये पूछा गया है इसने कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा ये वाला, तो ये क्या होगा, तो वैसे ये 30 ही रहेगा, ठीक है, सेम एंगल होता है। अगर यहाँ पर पूछता है इंसिडेंट और आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल का जो बीच में एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनता जाके, ठीक है। तो इसका वैसे आंसर 30 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका वो आपका, अब वैसे ये आपका जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें 60 डिग्री दिया गया था कि ये थीटा जो होता है वो 2 थीटा का घुमाव लेता है, तो इसमें 2 थीटा माना उन्होंने 60 डिग्री है, तो आप 60 डिग्री देख लीजिएगा। अब वैसे MCQs वाला अगर आपके पास है उसमें देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि ये 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो क्लास 10th का ये प्रकाश वाला चैप्टर है, तो आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे ना तो पूरे 16 क्वेश्चन है मैंने कराए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, ऐसा नहीं कि मुझे मिला नहीं तो आपको दिखाएंगे नहीं, जो नहीं मिला तो आपको दिखा दिया अलग से, ठीक है। तो वो आपकी कोई भी बुक हो, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे साइंस में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास महेश कुमार बणवार की बुक है NCERT की सार संग्रह वाली, तो वो बहुत ही बेस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, NCERT के सार संग्रह आती है, सार संग्रह आती, तो उसमें मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये रहा आपका पूरा एनालिसिस। और इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप यहाँ पे देखिए लिखा बन के आएगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 5 से 10 जो वीडियोज़ हैं वो एनालिसिस के मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको जो भी वीडियो होगी वो आपको पहले पता चलेगी, ठीक है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और आप उसमें प्लेलिस्ट जाइएगा और पूरा प्लेलिस्ट में आप क्वेश्चन देखिए, चाहे आपके PRT हो और या फिर आपका जूनियर का हो, देखने आपको सभी के हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लेवल कम ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका देखिए PRT में भी क्लास 10 तक पूछा जाता है, NCERT 6 to 10 तक पूछी जाती है। और जो आपका जूनियर वाला होता है उसमें तो खैर जूनियर का तो आपका 40 क्वेश्चन आते ही हैं, वो भी क्लास 6 to 10, उसमें तो 11 12 में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन देखने चाहिए। ये रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। TRE फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके सेकंड में भी हुए थे और थर्ड में हुए थे। एक आया था हेरिडिटी वाला क्वेश्चन, वो तीनों TRE में रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। TRE फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में हुआ था, हेरिडिटी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, जैसे ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का हम करा देंगे, ज्योग्राफी का 16 क्वेश्चन और हिस्ट्री का 16 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें 5 पार्ट होते हैं, 16 5 80, मतलब 80 नंबर का होता है। और जो 40 नंबर का होता है आपका GS वाला सेक्शन होता है। तो GS में भी आपका हिस्ट्री आती है और उसमें आपका पॉलिटी भी है और आपका करंट वाला सेक्शन है, ठीक है। तो करंट मैंने बताया था आपका लास्ट के 6 मंथ का पढ़ लीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 8 क्वेश्चन होते हैं, आराम से लग जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आराम से, ठीक है। और बाकी इसका मैंने बताया था कि आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वीडियो पे आपको मिल जाएगी इसमें चैनल पे। तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा उससे पहले, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है इसके जो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कौन सी वीडियो चाहिए ये बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।